हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर। मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, तो इन सब को लेकर मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। आज हम इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले जो इसकी थोड़ी फाउंडेशन थी लोवाइजर ने दी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आई। उसके साथ साथ फिर हमें जो है मेंडलीव की टेबल को हमने समझा। लेकिन आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। जो टेबल हमारे सामने है, जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और क्या उसमें विशेषता है और उसको किस तरीके से अलग करा गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। तो जो खामियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, क्या उन सारी खामियों को हमने दूर करा और कुछ अलग अगर हमने नया ऐड करा तो वो क्या ऐड किया, इन सब को लेकर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आपसे। अब बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो 1913 में हेनरी मॉसले दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। तो 1913 में जो हेनरी मॉसले साहब थे, इन्होंने एक बात बताई कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी हर एक एटॉम का एक नंबर है। अब वो एटॉमिक नंबर क्या है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को गिन लो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को गिन लो, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो एटॉमिक संख्या है, उसके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या, उसके परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व के से अधिक मौलिक गुण है। तो यानी ज्यादा फंडामेंटल क्या है? एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक, चलिए। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैड गिवन बाय मॉसले, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक अवरत सारणी और सारणी जो है मोसले द्वारा दी गई थी। According to this law, the physical and chemical properties of the element are periodic function of atomic number। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले क्या गलती होती आ रही थी कि सबके सब परमाणु द्रव्यमान पर बात कर रहे थे। मोसले ने पहली बार बात करी कि जो बात किस पे करी, वो परमाणु संख्या पे बात करी। तो यानी इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के अवधि कार्य हैं। किसके अवधि कार्य हैं? परमाणु संख्या के अवधि कार्य हैं। द पीरियोडिक टेबल हैज 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो जो आधुनिक अवरत श्रेणी है, उसके 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, यानी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम। और जिनको हम क्या कहते हैं? समूह, ग्रुप कहते हैं और कहा जाता है। और छात सात क्या है? क्षैतिज जो है आपकी क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम अवरत यानी रो कहते हैं। द फर्स्ट 3 पीरियड्स, जो पहले 3 पीरियड हैं, 2 8 8 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली आर नोन एज शॉर्ट पीरियड। तो पहले 3 पीरियड्स को, जिसमें पहले में 2 एलिमेंट रखे गए, पहले पीरियड में 2, तो यहाँ पर देखो जरा, पहले पीरियड में 2, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, इनको हम छोटे पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लघु आवर्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट अलॉन्ग विद द पीरियड विद 7 इज इनकम्प्लीट। तो सातवां क्या इनकम्प्लीट है? देखो ये 18 18 32 32 क्यों? क्योंकि ये लेंथेनॉइड है। ये देखो लेंथेनॉइड हो गया। अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये देखो ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा 118 तक, है ना? तो इसका क्या है? ये इनकम्प्लीट करा गया। तो 8 18 32 एलिमेंट लॉन्ग पीरियड, और इनको क्या बोला बोला गया? लॉन्ग पीरियड्स बोले गए। और जो सातवां पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जिस तरीके से आगे और भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं या कोई बनाया जा सकता है, उसके आधार पर इनका नाम रखा जाएगा। द पीरियडिक टेबल शोज 2 हॉरिजॉन्टल रोज ईच कंटेनिंग 40 एलिमेंट्स एट द बॉटम। तो जो 2 हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई गई हैं नीचे की तरफ, उनको हमने पहली रो को लेंथेनॉइड कहा गया, दूसरे रो को लेक्टेनॉइड कहा गया। अब बात करें लेंथेनॉइड की। These element actually belong to sixth period and the electron are filled with 4f subshell। तो ये तत्व वास्तव में छठे पीरियड में संबंधित है और इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश में भरे जाते हैं। तो ये किसके हैं? ये छठे ही तत्व के एलिमेंट है।
सिमिलरली और ऐसी जो सेकंड रो है उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स, और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये सेवंथ से बिलोंग करते हैं, सेवंथ पीरियड से संबंधित रखते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड करा जाता है वो 5f से भरे जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, देखो, S block of the periodic table includes those elements which last electron is filled with valence S subshell A of the outer shell। तो एक होता है आपकी K element, K L M N, ये होते हैं आपके शेल, और फिर होते हैं सब शेल S P D F। तो जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन, अगर जिसका किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन S सेल में जाता है तो उसको बोलते हैं एस ग्रुप का एलिमेंट। किसका, एस समूह का एलिमेंट। तो क्या बोला जाता है उसको, एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनके आखिरी ग्रुप पी में जाते हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो सिंस एस सब सेल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस सब सेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक होगा दूसरा होगा। तो एक में यानी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो एक हो गया तो ये पहला ग्रुप हो गया, और उसके बाद एक में दोनों आ गए तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो इसीलिए एस के 2 ही ग्रुप होते हैं, इसीलिए एस ग्रुप एलिमेंट के या एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप होते हैं। तो 2 ग्रुप 1 and 2 कॉन्स्टिट्यूट दिस ब्लॉक। दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये एस ब्लॉक के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो जैसे सोडियम कैल्शियम हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इस तरीके से इसमें रखा गया। तो लास्ट किस में गया, एस में गया, S1 में। कैल्शियम S2 में चला गया, तो पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हो गए। तो S1 जो भी रहेंगे वो सब एक ही ग्रुप के रहेंगे, S1, बाकी के S2 के रहेंगे, राइट। चलो, द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज 1s12। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एस ब्लॉक तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा NS12, यानी S में 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट जो होते हैं अभी आपको बताया था, ली, देखो इसको बोलते हैं है ली ना कर रब से फरियाद। कैसे याद करोगे, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था ना कि हम सीखेंगे, एस ग्रुप को याद करने का तरीका सीखिए। है ली ना कर रब से फरियाद, तो ये जो है तरीका होता है, ये मेनोइक्स होते हैं याद करने के। तो एस ग्रुप को कैसे याद करोगे, है ली, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो याद करो ली ना कर रब, रब से, अब कैसे, सी एस से फरियाद। ये हो गया आपका एस ग्रुप एलिमेंट को याद करने का तरीका। ठीक है, पहले ग्रुप को है लीना कर रब से फरियाद। अब जो दूसरा वाला है ये क्या है, देखो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्टिव है, रेडियो धार्मिक है, तो इसीलिए हम इसको नहीं रखते, हम बस सी एस तक देखते हैं। है लीना कर रब से फरियाद, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये मेनोनिक्स हैं, इनको याद करने का जो तरीका है, इनको सीखते रहिए। राइट, चलिए आगे बढ़े। तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा, अल्कली, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो याद रखिएगा इनको बोलते हैं हम अल्कली मेटल। दूसरा ग्रुप होता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप 1 को, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, बेटा, बी से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो ये रो नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए।
ये हमें हमने जब हम स्कूल टाइम में थे तब हमने ये सब सीखा था याद करने का तरीका। तो क्योंकि ऐसे याद रखो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, तो ये सब भूल जाओगे। तो इसीलिए मिनोइक्स याद रख लो, उससे याद हो जाएगा। ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो है ना, तो वो पढ़ नहीं रहा है बच्चा और कार स्कूटर की डिमांड कर रहा है, फादर क्या कर रहा है, रोने का मतलब है परेशान है कि कैसे करा जाए। तो ये जो है ये चीज़ों को आपको याद रखते हुए चलना है। तो इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल दैट अकर। तो सबसे क्षार धातु सबसे अधिक प्रकृतिशील धातु होते हैं। तो इसलिए देखा होगा सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, इनको जो है वैक्स या कैरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर से तुरंत संपर्क में आकर जल जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। दे आर नोन एज अल्कली मेटल बिकॉज दे रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड अल्कली सॉल्यूशन। तो इन क्षार धातु के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन और एक क्षार विलयन का उत्पादन करने के लिए पानी के साथ सख्ती में प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर आप किसी सोडियम को पानी में फेंक देते हो, सोडियम मेटल को आपने देखना, तुरंत उसमें से जो है विस्फोट होने की आवाज आती है, क्योंकि वो इतना तेज रिएक्शन करता है, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। तो ये नरम धातु हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके गलांकन जो है वो कम होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट्स और कथनांकन भी कम होते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अच्छे अपाचक और ऊष्मा तथा विद्युत संचुलन सुचालक होते हैं। अब आते पी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब आप जैसे एस के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस के अंदर, अब उसी तरीके से अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जाता है तो उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में जाएगा, एस पी डी एफ जो बताया था मैंने, पी में जाएगा तो उसको बोलेंगे हम पी इलेक्ट्रॉन। P subshell are also known as P block element. Since P subshell can have maximum 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। तो देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो एक से लेके छह तक उसमें फिलिंग हो सकती है। तो इसीलिए उसमें छह ग्रुप होते हैं। तो पी उपकेश में अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए ब्लॉक में छह समूह होते हैं। 13 से 18, जैसे देखो P1, P2, P6, P3, P4, P5, P6, इस तरीके से छह भरे जाते हैं। बेरिलियम, कार्बन, नियॉन। अब हम देखते हैं कौन से होते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब देखो ये 13, इसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये P के सारे फिल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे 13। एस वाले शुरुआती दो, और अब ये हो गया आपके 30। ठीक है, तो ये हो गया आपके 13 एलिमेंट्स, आपके छह ग्रुप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रहेगा, देखो एस में तो पूरे के पूरे भरे गए, जब एस से बचा तभी तो पी में जाएगा। तो एन पी वन से लेके एन पी सिक्स तक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उसमें अधातु, अधातुएं और धात्विक तत्व, जो यानी तो वो मेटल बनने की टेंडेंसी रखते हैं किसी स्पेशल कंडीशन में। एज ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर नीचे से ऊपर आओगे आप, नीचे नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक लक्षण यानी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, जबकि प्रत्येक व्रत में, पीरियोडिक में, अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं बढ़ते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, यानी ये लेफ्ट से राइट, और टॉप से बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर। तो पी ब्लॉक तत्वों के जो यौगिक प्राय संयोजक सहज संयोजक प्रकृति के होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट पी ब्लॉक आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉन मेटल, याद रखना, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो क्षारीय होती है, बेसिक, ये एसिडिक और वो बेसिक। ये चीज़ आपको पता होनी, ठीक है। तो इसमें में नॉन मेटल्स होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये सब क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब आपके क्या होंगे, बेसिक। अब देख लेते हैं दोबारा थोड़ा सा पी ब्लॉक एलिमेंट को और। तो इसको हम याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती। तो इस तरीके से हमने जो है ट्रिक्स बना रखी है, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो है नियॉन, आर्गन, जो है क्रिप्टन, जियॉन, रेडियम। तो ये सब आपको याद होने चाहिए कि 13 में कौन से होते हैं, 14 में कौन से होते हैं, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो ये हो गया आपका एस ग्रुप, ये हो गया आपका पी ग्रुप, ये जो है आपका, ये है आपका डी ग्रुप। कहाँ से, 3 से लेके 12 तक। डी ग्रुप कहाँ पर है, 3 से लेके 12 तक। और ये जो है आपका एफ ग्रुप है, ठीक है। चलो डी ग्रुप की अब हम चर्चा करते हैं। डी block element, those elements in which last electron enter in d subshell of the last but one प्लेनेटिमेट एनर्जी लेवल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। बी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, वो तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम लेकिन एक अंतिम से पहले ऊर्जा स्तर से डी उपकोष में प्रवेश करता है, यानी जो डी सबशेल में जाएगा उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। Since d subshell can have maximum of 5 orbitals and 10 electrons, therefore there are 10 vertical columns or group in the d block which have been numbered from 3 to 10। तो देखो 3 to 12, d में कितने होते हैं, d में जो टेंडेंसी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की होती है। तो एक में एक इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, d1 जो होगा वो एक ग्रुप होगा, d2 दूसरा ग्रुप, d3 तीसरा ग्रुप, d4 उससे अगला ग्रुप। तो इस तरीके से 10 ग्रुप बनेंगे। तो दो इसके हो गए एस के, जरा ध्यान से देखो, दो एस के, 6 किसके हो गए, पी के, और डी के कितने हो गए, 10। तो टोटल ग्रुप कितने थे, 18 थे ना। उसी तरीके से 18 है। एफ को हम अभी समझेंगे, फिर आप बोलोगे कि सर एफ कहाँ चलेगी, एफ को भी हम समझेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 3 से लेके 12 तक जो भी ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे डी जो है ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। एफ को भी समझेंगे अभी, तो कंफ्यूज मत होइएगा एफ में और डी में। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जर्नली n-1 डी, 1 से लेके 10 तक। तो ये डी में आ जाएगा, ये डी में आते ही आ जाएगा, चाहे लास्ट इसमें एस में क्यों ना चला जाए। अगर S1 यहाँ पर tan 1 आ गया तो भी ये डी में ही जाएगा। इसके पीछे का जो रूल होता है वो हम बाद में समझेंगे कि किस रूल के तरीके से और किस और दूसरे तरीके से फिल होता है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले भी हम ये समझ लेते हैं, द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज transition elements because the properties of these elements are midway between those of S and P block element। तो जो बी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों जाना जाता है, देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे शाम, आपने सुबह देखे, सुबह, सुबह और शाम। देखो मैं आपको इस तरीके से समझ, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। इसको मैं नून कर देता हूँ, ये तो पूरा डे में काउंट।
होता है नून। देखो, मॉर्निंग, नून, जब दोपहर रात में तब्दील होने लगती है तो शाम होती है। ना वो पूरी तरीके से रात होती है, ना वो पूरी तरीके से दोपहर होती है। ये ट्रांजिशन होता है कि अभी जो है मिड है, अब पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसी तरीके से सुबह होती है, सुबह ना तो पूरी तरीके से रात होती है, ना पूरी तरीके से दोपहर होती है। ये भी ट्रांजिशन होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता रहेगा उस तरीके से सुबह दोपहर में बदल जाएगी। जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा उस तरीके से दोपहर शाम में और शाम रात में बदल जाएगी। तो ये क्या है, ट्रांजिशन फेज होता है। इसी तरीके से यहाँ हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। डी बीच में क्यों आए, क्योंकि ये ट्रांजिशन, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये एस और पी में तब्दील हो रहे थे, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं बिकॉज ये उन दोनों के बीच में, यानी क्योंकि इन तत्वों में गुण एस और पी ब्लॉक के गुणों के तत्वों के बीच में होते हैं, इन दोनों के गुणों के बीच में ये होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल मेटल्स with high melting and high boiling points. They show variable oxidation state. They are generally paramagnetic in nature. जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वे सभी उच्च गलांकन और कथांकन वाली धातुएं हैं। वह परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन जो है वेरिएबल है। वह प्रकृति में सामान्यतः अनचुंबकीय होते हैं, यानी परमैग्नेटिक होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब एफ ब्लॉक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आवर्त श्रेणी में इस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन का भरण एंटी जो आपके पेनल्टीमेट यानी एफ में अगर उपकोष में होता है तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। तो चाहे वो एफ में चला गया हो फिर डी और एस में हो, लेकिन अब वो किस में गिना जाएगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो है गिना जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक को हम तत्वों को आंतरिक समकरण तत्वों भी कहा जाता है। देर आर टू सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक हैविंग 14 एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक के अंदर कितने, 14 तत्व हैं, उसकी दो सीरीज है। द फर्स्ट सीरीज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन 4 एफ ऑफ शेल। तो जो 4 एफ ऑफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको हम बोलेंगे लेंथेनाइट सीरीज, जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होती है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 58 से 71, इन सबका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f में जाएगा, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड। और 90 से लेके 103, इन सबका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 5f में जाएगा, इसको बोलते हैं हम एक्टेनाइड्स। क्या बोलते हैं हम, एक्टेनाइड्स। ठीक है, तो सिमिलरली इन सेकंड सीरीज द फिलिंग टेक प्लेस इन द फिफ्थ सबशेल। जो भराव पांचवे उपकोश में होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स। और ये एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर हैवी मेटल्स। तो इनको हम भारी धातु कहते हैं। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो उनके गलांकन और कथानांक जो आमतौर पर उच्च होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। The properties of element which are directly or indirectly related to their electronic configuration show a regular gradation as we move across the period from left to right or the down the group from top to bottom are called periodic properties. तो periodic properties या आवधिक गुण क्या हैं, वे गुणधर्म जो सीधे या परोक्ष रूप में से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं और वे नियमित श्रेणीकरण दिखाते हैं। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो जो प्रॉपर्टी है वो एक एक सीक्वेंस में जो है चेंज हो रही है, क्योंकि हम एक अवधि में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे समूह में जाते हैं तो आवधिक गुण कहलाते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज क्या, एक एक को समझेंगे हम। एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस, कम होगा ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर यानी परमाणु का आकार यानी परमाणु त्रिज्या। धात्विक लक्षण, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अधात्विक लक्षण। आयनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन बंधुता, अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो है टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज याद रखना, जो अब इसमें पॉइंट बता रहा हूँ हाईलाइट करते हुए चलना, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। नाभिक के केंद्र और एक पार्थक परमाणु के सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु आयकर कहा जाता है। एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज 337 पिकोमीटर। 37 पिकोमीटर जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर एटम है तो परमाणु आकार को एक अणु के संयुक्त परमाणुओं के बीच आधे अंतर परमाणु दूरी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एटॉमिक साइज डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर, यानी कोशों की संख्या के ऊपर, और नाभिक या आवेश के ऊपर। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटॉमिक साइज जो है किस किस के ऊपर निर्भर करेगा। अगर कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आप जाहिर सी बात है, पहले आउटर शेल ये था मान लो, अब ये हो गया तो ये रेडियस हो गया, अब ये हो गया तो ये रेडियस हो गया। तो जितने ज्यादा शेल बढ़ेंगे उतना एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये इसको और अट्रैक्ट करके सेल को, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने, जैसे मान लो न्यूक्लियर साइज कम था तो इन सब के बीच में क्या था? रिपल्शन था। अब अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ता गया तो ये साइज छोटा हो गया, तो इसकी वजह से ये साइज छोटा ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज पर भी बढ़ेगा। पॉइंट्स, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे यानी कोशों की संख्या में वृद्धि, परमाणु के आकार में वृद्धि, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाती है। तो अभी आपको बताया कि जो नाभिक के बीच की दूरी और बाहरी कोश की जो है दूरी बढ़ जाती है। एज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। तो मैंने बताया जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो उसको और ज्यादा उसको आकर्षित करेगा, इसकी वजह से उसका साइज घट जाएगा। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि परमाणु के आकार में कम करती है, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियर विद अ ग्रेट फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन अधिक बल के साथ नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, एटॉमिक रेडियस कम होगा। ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पास आएंगे और न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस रिड्यूस द साइज ऑफ एटम, और न्यूक्लियस एटम के साइज को कम कर देगा। यह नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के करीब खींचता है और परमाणु के आकार को कम करता है। ठीक, एटॉमिक साइज ऑफ सम एलिमेंट अलोंग विद पीरियड, जैसे लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन का सबसे कम है, लिथियम का सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे घट रहा है। डाउन द ग्रुप, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अगर आप टॉप से बॉटम ग्रुप में आएंगे, ग्रुप की बात करें टॉप से बॉटम, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक नई शेल जो है उसमें ऐड हो जाएगी, और हमें पता है नई शेल बढ़ने से एटम का जो साइज है उसमें वृद्धि होती है। This increase in the distance between outermost electron and nucleus so that atomic size increase in spite of increase in nuclear charge। तो न्यूक्लियर चार्ज के तुलनात्मक जो सेल है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से उनकी जो बीच की दूरी है नाभिकीय और बाहरी जो आपका कक्ष है उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट अलोंग विद द ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन, इसकी ज्यादा है फ्लोरीन से, क्योंकि ग्रुप में ये नीचे जाने पे बढ़ गए। एज एन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, जो साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस होती हैं, नियॉन,
फ्लोरीन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, इन सब का आर बिगर, दिस इज बिकॉज द आउटर शेल ऑफ इनर गट इज कंप्लीट। तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसीलिए क्योंकि इनका आखिरी गैसों का भारी आवरण पूर्ण होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट, तो जितने ज्यादा उनके सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिकतम होता है। तो इसीलिए उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर जाएंगे, रिपल्शन से दूर जाते हैं, तो इसलिए इसका साइज जो है बढ़ जाता है। द साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम ऑफ द फॉर्म्ड। अगर कटायन है, धनायन है, का आकार हमेशा उसके मूल परमाणु से छोटा होता है, इससे आप याद रखेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपस में जो रिपल्शन हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, वो कम होके आकर्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वो उसको खींचेगा, और इसीलिए उसका जो साइज है कम हो जाएगा। तो दिस इज कटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रॉन इन कटायन। तो ज्यादा प्लस हो गया, ज्यादा प्लस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, अपने पास खींचेगा, जिसकी वजह से जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है उसके एटम की तुलना में। एनायन का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अब मान लो एनायन का मतलब होता है ऋणात्मक, जो आयन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो अब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ऋणात्मक चार्ज ज्यादा हो गया। अब उसकी वजह से उसमें जो है प्रतिकर्षण होने लगेगा, है ना, द इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए प्रोटॉन की तुलना में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया। इसकी वजह से जो खिंचाव का अनुभव था वो भी कम हो गया और आकार फैल गया। तो Cl माइनस सबसे बड़ा साइज होगा Cl से, और इससे छोटा होगा Cl प्लस का। तो याद रखना, कटायन का सबसे कम उसके एटम की तुलना में, और एनायन का उससे ज्यादा। क्यों? इसके पीछे जो है खिंचाव है। तो मेटेलिक कैरेक्टर को हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके आपसे क्लियर करके समझाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको अच्छे से हमसे पूछिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अगली हम कुछ और प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।